Class 12th and subject is political science. This is the book Contemporary World Politics, that is part A. So students, you must have an idea that today we are going to have the topic from the Contemporary World Politics. This is the chapter number 4, Alternative Centers of Power. So here I am going to give the brief introduction of the chapter, that in this chapter we are having few important topics. Alternative centers of power means there are other centers of power rather than the two major blocks, that is USA and USSR. So let's see which other centers are there. So alternative centers of power, we will have the major topic Marshall Plan, EU means European Union, ASEAN एंड चाइना एज अ राइजिंग पावर. तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको चैप्टर से क्लू मिल गया होगा कि पहले हमारे पास सिर्फ दो मेजर ब्लॉक थे वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका और यूएसएसआर, दो मेजर ब्लॉक थे. अब यूएसएसआर के स्प्लिट होने के बाद, उसके जो डिसइंटेग्रेशन के बाद थे, नए कुछ ऐसे सेंटर्स आ गए पावर्स के, जिसकी वजह से अब यूएस हेगेमनी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया. तो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा EU. सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में वी विल कवर ओनली द टॉपिक ऑफ EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन. सी द सिंबल ऑफ EU, इट इज हैविंग 12 स्टार इन अ सर्कुलेट मोड. तो इस सर्कुलर मोड के 12 स्टार के बाद आप देख रहे हो EU में सिर्फ 5 स्टार्स हैं. इसके मेजर फाउंडर कंट्रीज हैं दोज हैव गिवन द आइडिया ऑफ द यूरोपियन यूनियन. नाउ लेट्स डिस्कस इसका आइडिया ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे माइंड में आया कि यूरोपियन यूनियन बननी चाहिए. एक्चुअली स्टूडेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई दैट द कंट्रीज ऑफ द यूरोप दे हैड टू सफर अ लॉट. सो अब वो क्या थे, इस बात के लिए थे कि आगे से कोई वॉर ना हो. सो दे वर थिंकिंग अबाउट no war in the future and they want to manage the material which was used in the war, typically the coal and steel. तो इस मोटिव को लेके कुछ मेंबर्स ने मीटिंग की एंड उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन एक इंटेग्रेशन 1945 के बाद उनका एक सम्मेलन हुआ, एक बैठक, उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने एक सजेशंस दिया कि सारे यूरोप के कंट्री आपस में मिलके रहें. अब साथ में क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, बहुत लॉस हो चुका था. तो अब इस लॉस को पूरा करने के लिए अमेरिका ने, सी हियर, अमेरिका ने एक इनको मैसिव फाइनेंशियल हेल्प का एक प्लान सुजेस्ट किया कि सारे यूरोप के लिए एक फाइनेंशियल हेल्प होगी. उस फाइनेंशियल हेल्प से सारे यूरोप की इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, दोबारा से ये स्टैंड हो सकता है. तो इस प्लान का नेम था मार्शल प्लान. सो लिसन इट अगेन, अमेरिका एक्सटेंडेड अ मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग द यूरोप्स इकोनॉमी, दैट इज नोन एज मार्शल प्लान. स्टूडेंट, मार्शल प्लान आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आता है. सो यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली. मार्शल प्लान क्या था, एक अमेरिका से दी गई फाइनेंशियल हेल्प थी, जिसकी हेल्प से क्या था, पूरे यूरोप की कंट्री को और यूरोप की इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, दोबारा से स्टैंड कर सकते हैं. तो इसके अलावा जो यूएसए था उसने एक और उनको सिक्योरिटी के लिए प्लान सुजेस्ट किया, उनके लिए एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंज की जो किसके अंडर थी, नेटो के अंडर. नेटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये नेटो जो अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके सारे मेंबर कंट्रीज दे वर इन द ब्लॉक ऑफ अमेरिका. तो ये अमेरिका ब्लॉक को सपोर्ट करते थे. अब ये सारे नेटो के अंडर उन्होंने क्या बनाई थी, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना लिया था वॉर को अवॉइड करने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए. अब ये स्टेप उठाए गए थे. तो अब देखते हैं EU, यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन कैसे हुई. मार्शल प्लान में ये फील किया गया कि सिर्फ इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं करना, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनके ट्रेड, उनका म्यूचुअल कोऑपरेशन, हर चीज़ में उनको एक दूसरे की ज़रूरत है. तो कलेक्टिवली उनको एक साथ होना चाहिए
तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो इसकी एब्रीविएशन क्या आ जाती है, OEEC। तो दिस इज द एब्रीविएशन, ये आपको 1 मार्क्स में आ जाता है। OEEC का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, लेट मी नो क्विकली। तो ओके, आप इसको वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिख के जरूर देना। सो आई विल हैव द आइडिया दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर वेरी अलर्ट एंड सीरियसली attending the lecture. Okay, so mention the full form of OEEC. It was established in 1948. ये कब बनाई गई थी OEEC, 1948 में। क्यों बनाई गई थी, to channel aid to the West European state. Listen it very carefully, I am going to repeat. The OEEC was established in 1948 to channel the aid means help, to channel the aid to the West European state. Now students, see it very carefully. This organization was meant to give the help to the western part of the Europe. Means in Europe we are having two parts. In the northern side, the European countries, they were in favor of USSR. Okay, and the Western European state, they were in favor of the USA. So this platform was just to give the aid to the Western European states, those who are in favor of USA. तो इसके साथ इनकी काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई। आफ्टर दिस देयर वाज द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। अब यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं आपस में कंबाइंड होके उन्होंने एक यूरोपियन पार्लियामेंट बना ली, जो उनके लिए डिसीजंस, प्लान, पॉलिसीज सब कुछ उसको फ्रेम करना, इम्प्लीमेंट करना, ये काम करेगी यूरोपियन पार्लियामेंट। तो अब स्टूडेंट इस सारे प्रोसेस के बीच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। कौन सा इंसिडेंट, द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक। जो पहले दो बड़े ब्लॉक थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, दैट इज अमेरिका, USA जिसको बोलते हैं, एंड USSR जो बाद में सोवियत रशिया रह गया। अब सोवियत जो USSR था वो हो गया, डिसइंटेग्रेट हो गया, स्प्लिट हो गया, इसके पार्ट्स 15 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो वो एक बड़ा ब्लॉक नहीं रह गया। दैट वाज नो मोर अ बिग पावर। ओके, तो इस बात का बेनिफिट हुआ यूरोपियन यूनियन को। अब सारी पावर जो थी सिर्फ US के पास नहीं थी। US वाज नो मोर हैविंग द हेगमनी over the economic, political or military form. Now there was an other organization at the world level, that is European Union. तो अब आपको समझ आ गया चैप्टर का नेम अल्टरनेटिव ऑफ अदर पावर सेंटर्स। तो मतलब अब सिर्फ एक USA और USSR मेन पावर के सेंटर नहीं थे, अब पावर के सेंटर जो थे नए बन रहे थे। यूरोप में था वो EU, और जो एशियन कंट्रीज में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज आसियन। तो अब हमने देखना है कि सोवियत के क्लैश के बाद, उसके स्प्लिट होने के बाद EU जो थी ट्रैक पे आई और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1992 में। Listen it very carefully. When was the EU established? It was completely established in 1992. बट इसका प्रोसेस कब शुरू हो गया था, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, 1945 के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था यूरोप को इंटीग्रेट करने के लिए, उनके कोऑपरेशन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो प्रॉपर जो उनकी EU की फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1992। अब ये किस वे से यूरोपियन यूनियन बना था, एक्चुअली 7 फरवरी 1992 में, फरवरी 1992 में ये मेंबर कंट्रीज, यूरोप के मेजर मेंबर कंट्रीज, वो एक प्लेस में मिले थे, दैट इज मैस्ट्रिक्ट प्लेस। मैस्ट्रिक्ट एक नीदरलैंड में जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, वहाँ उनकी ट्रीटी हुई, समझौता हुआ। वो समझौते के बाद क्या बना हमारा यूरोपियन यूनियन। तो अब देखते हैं यूरोपियन यूनियन बना क्यों था। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपको 4 मार्क्स में आ सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चांसेस होते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज व्हाई द यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड, एक्चुअली व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड, एक्चुअली व्हाई वी वर हैविंग द नीड ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन। सो वी कैन से व्हाट वर द एम्स, what was the target to establish this.
सो एक्चुअली EU जो यूरोपियन यूनियन था उसका मेन मिशन क्या था 21st सेंचुरी में, टू मेंटेन एंड बिल्ड ऑन पीस। सारे जो यूरोप के कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें आपस में पीस बना के रखनी, शांति बना के रखनी, उसको बनाए रखना है। एंड नेक्स्ट उसका जो एम था टू ब्रिंग यूरोपियन कंट्रीज टुगेदर इन प्रैक्टिकल कोऑपरेशन। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें आपस में प्रैक्टिकली कोऑपरेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स एक्चुअली पॉलिटिक्स में क्या होता है, कई चीज़ें सिर्फ पेन और पेपर तक ही लिखी रह जाती हैं, बट नाउ द क्वेश्चन वाज देयर, द थिंग शुड बी अप्लाइड प्रैक्टिकली। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एम क्या था, टू एंश्योर दैट यूरोपियन सिटीजन कैन लिव इन सिक्योरिटी। मेन इनका एम था अपने आप को, यूरोप के सिटीजन्स को सिक्योरिटी देना। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप ने दो वर्ल्ड वॉर्स का जो डिस्ट्रक्शन था उसको फेस किया था, बड़ा लॉस हुआ था। तो अब वो सारे सिटीजन्स, यूरोप के सारे सिटीजन्स, ये नहीं कि एक कंट्री, सारे मेंबर कंट्री के सिटीजन का क्या मोटिव था कि अपने आप को सिक्योर करना है। इसके अलावा इनका मोटिव था टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल सॉलिडारिटी। इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करना है और सोशल जो उनके रिलेशन थे उसको भी सॉलिडारिटी फॉर्म में, मतलब उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके अलावा एक मेजर एम था इनका टू प्रिजर्व यूरोपियन आइडेंटिटी एंड डाइवर्सिटी इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। कि जितने भी यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज हैं, डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद सारे यूरोपियन कंट्रीज की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। ओके, तो इसके अलावा उनकी जो वैल्यूज़ हैं यूरोपियंस की, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। अब देखते हैं यूरोपियन यूनियंस ने एक लॉ बनाया। सी द पिक्चर हियर, this is the symbol. Actually student, this symbol is seen on the flag of EU also. There are 12 stars. You can count the star 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 stars are there. These are the symbol of 12 फाउंडर कंट्रीज। जो इसके फाउंडर कंट्री EU के, उनके 12 के ये पे स्टार उनको शो कर रहे हैं। ये हैमर और ये शो कर रहा है कि उन्होंने कौन सा लॉ बनाया। कि चार्टर होता है, जैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, तो इसको हम अगर स्मॉल फॉर्म है उसको चार्टर बोल देते हैं। EU के कौन कौन से लॉ लिखे हैं उनके चार्टर में, एक तो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, दूसरा जॉइंट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। मींस अगर वर्ल्ड में उनके कंट्रीज में किसी भी हालत में उनको कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता है तो वो कंबाइंडली उसका मुकाबला करेंगे सारे। तो कॉपरेशन होगा, कॉपरेशन किस में होगा, कॉपरेशन बिटवीन द पुलिस एंड लॉ एंड फोर्सेस इन द डिफरेंट EU कंट्रीज। सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहे, उनके जितने मेंबर कंट्रीज हैं यूरोप के, वेस्ट यूरोप के जितने मेंबर कंट्रीज हैं, उन सब में क्या होगा, कॉपरेशन होगा। उनकी पुलिस और उनके लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, जो अप्लाई करने के लिए कोऑपरेटिव वेज होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट इनका कोऑर्डिनेटेड असाइलम एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज। स्टूडेंट, इसमें असाइलम का मीन्स है टू टेक शेल्टर एट वन प्लेस। फॉर एग्जांपल, एक कंट्री के लोग माइग्रेट होके कहीं जा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी ड्यू टू द डिजास्टर और एनी वॉर और एनी अदर रीज़न, दूसरी कंट्री में, दूसरी जगह पे शरण लेते हैं, उसको असाइलम बोलते हैं। अगर किसी यूरोपियन कंट्री, किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बाकी दूसरे कंट्री में वो क्या ले सकते हैं, असाइलम ले सकते हैं, और वो कंट्री उनको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके अलावा उनके जितने भी सिविल लॉज हैं, दे विल हैव द कोऑपरेशन इन द सिविल लॉज। नाउ सी, यूरोपियन यूनियन का सबसे अहम जो हिस्सा है वो एक दूसरे से कोऑपरेशन करते हैं। ये कोऑपरेशन उनकी बड़ी फोर्सेस के साथ है। यू कैन सी द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड दिस फ्लैग इंडिकेट्स द कंट्री ऑफ कनाडा। सो सी, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। बड़े कंट्री के साथ या दूसरे कंट्री जो पावर्स हैं, इकोनॉमिक पावर्स हैं, सिक्योरिटी पावर्स हैं, बड़ी कंट्री, उनके साथ ये एग्रीमेंट करते हैं। किसके लिए, टू मेंटेन प्रोग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी एंड टू मेंटेन सिक्योरिटी। सबसे पहले इन्होंने देखो ये मेन जो उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, कनाडा के साथ हुआ 2017, जैसे कि आपके पिक्चर में देख रहे हो। द नेक्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट वाज विद जापान इन 2018। इसके अलावा और बहुत सारी लिस्ट हैं स्टूडेंट्स, it will be very difficult to explain all the countries here. So for your short information, you can learn these two major trade agreements. Okay, after this we will discuss सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। अब सारे यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में एक मैकेनिज्म, एक सिद्धांत, एक ऐसा मैकेनिज्म शुरू किया जिसमें आपस में सबको प्रोटेक्शन मिले, सिटीजन को। ये कौन सी थी, गवर्नमेंट एड देगी, गवर्नमेंट
गवर्नमेंटल एड डिलीवर्ड इन द इमीडिएट आफ्टर माथ ऑफ डिजास्टर। अगर किसी भी कंट्री में, खुदा ना करे कि किसी कंट्री में कोई डिजास्टर हो गया, कोई बड़ी महामारी या कुछ नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर कुछ भी हो गया, तो इस हालत में सारे यूरोपियन कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं एक दूसरे को इमीडिएट हेल्प देंगे। ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से होगी। उसके लिए इन्होंने एक रेस्क्यू सिस्टम शुरू किया। सी द सिस्टम, दिस इज द रेस्क्यू सिस्टम। सी द स्पेलिंग्स वेरी केयरफुली। ये रेस्क्यू एक्चुअली ईयू को हाईलाइट कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन का एक रेस्क्यू सिस्टम है जिसका जो मेन इंटेंशन है टू ओवरऑल डिजास्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनके रिस्पॉन्स है, उनको देखना, और जो कंट्री मेंबर कंट्रीज है उनकी कैपेसिटीज़ को, उस चीज़ को फेस करने के लिए उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। नाउ सी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द EU. Actually, EU either is a organization, but still it works like a nation. It is having its own currency. It is having its own charter, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने पहले रीड किया, इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक चार्टर है जिसमें इनके लॉ लिखे हुए हैं। इन सारे मेंबर कंट्रीज की कंबाइंड करेंसी है, सिंगल करेंसी ऑफ यूरोपियंस। ये सिंगल करेंसी आप मैप देख रही हो, सारा ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं जो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। सी द मेंबर्स इन द ग्रीन फॉर्म। ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज हैं जो सारे एक ही तरह की करेंसी यूज कर रहे हैं, और इनकी करेंसी का नाम क्या है स्टूडेंट्स? यूरो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। नेम द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, दैट इज यूरो। इट इज अ सिंगल करेंसी, कंबाइंड करेंसी दैट इज यूज्ड अमंग ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ EU। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अदर सिंबल्स। EU के कौन कौन से सिंबल्स हैं। यूरोपियन यूनियन का अपना एक फ्लैग है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। द 12 स्टार्स इन अ सर्कल सिंबलाइज द आइडियल्स ऑफ यूनिटी, सॉलिडारिटी, हार्मनी अमंग द पीपल्स ऑफ यूरोप। दूसरा इनका अगला सिंबल है यूरोपियन एंथम। इनका अपना एक नेशनल एंथम है। द मेलोडी यूज्ड टू सिंबलाइज द EU that comes from the 9th symphony composed in 1823 by the Ludwig van Beethoven। ये पर्सन का नेम है जिसकी धुन बनाई थी, उसने 1823 में एक धुन क्रिएट की थी, उसी को इन्होंने ले लिया एज अ यूरोपियन एंथम। ये पूरे कंट्री का एक यूरोपियन एंथम है। ये कंबाइंड सिंबल्स हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये नेशनल सिंबल्स हेल्प करते हैं टू मेक देम मोर स्ट्रोंगर एंड मोर क्लोजर। ओके, तो इससे उनकी नेशनैलिटी की जो फीलिंग है वो और ज़्यादा मजबूत होती है। इसके बाद इनका यूरोप डे है, एक कंबाइंड डे है, दैट इज़ 9th मई। एक्चुअली 9th मई में क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन का जो फर्स्ट आइडिया फॉरवर्ड किया था 9 मई 1950 को। किसने किया था? जो फ्रेंच का फॉरेन मिनिस्टर था। द पर्सन वाज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, दैट इज रॉबर्ट शुटमैन। तो उसने फर्स्ट सबसे पहले EU के आइडिया को लेके आगे बढ़ाया उसको। तो इसका जो डे है 9th में, दैट इज सेलिब्रेटेड एज द की डेट फॉर द EU। तो अब इसका मोटो भी देख लेते हैं। EU का मेन मोटो क्या है? यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। नाउ सी द members. Actually till now, till 2007, it was having 27 countries and near about 500 million people are its members. See the map. This map is also given in your NCERT book. You can have a close look of this map. Actually student, the map is also very important. The map question as a picture may be come. Then see European Union की हमें एक्चुअली ये है क्या, इसकी अभी तक हमने जो पढ़ा इसकी एक रिकैपिचुलेशन लेते हैं, रिवीजन लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फॉर्म। व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन? स्टूडेंट ये आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं इसको आपको सेपरेटली स्पेशली एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में भी आ जाता है। व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? अगर तो 1 मार्क्स में इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू हैव टू जस्ट गिव इट्स फर्स्ट लाइन एज अ आंसर। European Union is a unique economic and political partnership between the 27 European countries. Okay, it's an organization among the European countries to make them combined for the motive of cooperation. Okay, इतना लिख सकते हो। लेकिन अगर इसमें आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ गया, then you have to add the definition, means its meaning, as well as you have to mention its
3 or 4 features. Okay, so this question I am going to deliver this question as it comes in the 4 marks. तो क्वेश्चन की फॉर्मेट वही रहेगी, जस्ट इसके क्वेश्चन की वेटेज को देख के आपने आंसर देना है. व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन. 1 मार्क्स में आपने फर्स्ट पॉइंट इसका दे दिया. अगर ये 4 मार्क्स में आ रहा है देन यू हैव टू मेंशन इट्स अदर फीचर्स. इट मीन्स इट हैज डिलीवर्ड हाफ अ सेंचुरी ऑफ पीस. अभी तक इसने किया ये 50 सालों तक शांति बनाए रखी है यूरोप में, कोई और वॉर नहीं होने दी. स्टेबिलिटी चल रही है, इनका चार्टर अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेबिलिटी से चल रहा है. एंड प्रॉस्पेरिटी है वहाँ पे. इनका जो उनकी कंट्रीज़ में वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. और जो उनकी आपस में हेल्प है इंक्रीज, उन्होंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज किया. तो ये सारे इसके अचीवमेंट्स हैं, इसके गुड वर्क्स हैं, इसके फीचर्स हैं. एंड दे हैव लॉन्च्ड अ सिंगल यूरोपियन करेंसी. और ये सारी चीज़ें आज तक सक्सेसफुली चल रही हैं. एंड इज प्रोग्रेसिवली बिल्डिंग अ सिंगल यूरोप वाइड मार्केट इन विच पीपल, गुड्स, सर्विसेज and capital move among the member states as freely as within one country. Now student listen this feature very carefully. ये आपको एक अलग सेपरेट क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि जो यूरो था, यूरो मीन्स उनकी जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, उसका क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है. तो जो उनकी सिंगल यूरोपियन करेंसी है उसकी हेल्प क्या हो रही है उससे कि पूरे का पूरा यूरोप, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, उसके जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, एक सिंगल कंबाइंड करेंसी की वजह से उनकी मार्केट कंबाइंड है. उस मार्केट में द फ्लो ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ कैपिटल वो ऐसे मूव कर रहा है जैसे विद इन द ओन स्टेट, अपनी कंट्री में लोग मूव कर रहे हैं फ्रीली, विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी बार्गेनिंग और एनी बाइंडेशंस. तो वो सारे लिमिटेशंस के बिना मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं जस्ट ड्यू टू सिंगल करेंसी. तो ये हो गया इसके फीचर. 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका. पहले अपने इसका मीनिंग बताना है, ये है क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके फीचर्स क्या हैं. नाउ सी, अगर ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में आ जाता है, यू कैन ऐड द मोर फीचर्स. एक्चुअली यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपैंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. इनका जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है ये सिर्फ लिमिटेड इकोनॉमिक तक नहीं है. जब इसको बनाया गया था, व्हेन इट वाज फ्रेम्ड, एक्चुअली द टारगेट वाज जस्ट टू रिवाइव द इकोनॉमी, टू अपग्रेड द इकोनॉमी. बट लेटर ऑन इसका जो एरिया था वो एक्सटेंड होता गया. इकोनॉमी से ये पॉलिटिक्स और फिर उसकी मिलिट्री फॉर्म, देन उनका आपस में सोशल कोऑपरेशन, ये इंक्रीज होता गया. तो हम देख सकते हैं द यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस. तो इनका जो कोऑपरेशन एरिया है जो क्या है इंक्रीज हो रहा है. मीन्स दिस इज नॉट अ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वर्क स्कोप इज enlarged and increasing day by day. Student, this may be a long question as it comes in 6 marks also, so don't ignore it. We will separately read economic, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, इन सब चीज़ों को हम सेपरेटली डिटेल में पढ़ते हैं. तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक पावर. यो ईयू है, ये सबसे बड़ी वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है. कैसे? इसने 2016 में जो इसकी जीडीपी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, वो थी मोर देन $17 ट्रिलियन. ओके, तो ये फिगर याद रखना है. ईयू क्या है, वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है. सेकेंड क्यों? पहले नंबर पे कौन है? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो अभी भी पहले नंबर पे है, बट नाउअडेज चाइना आगे आ रहा है. वो आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. तो फिलहाल अभी हम ईयू पे ही कंसंट्रेट करते हैं. तो ईयू ने अपने आप को एक एज अ इकोनॉमिक पावर एस्टेब्लिश कर लिया. इसकी जो करेंसी है यूरो, यूएस डॉलर, ये दोनों मिलके चल रहे हैं. इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट. अब इसका जो ट्रेड है वो यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा है. तो जो इसकी इकोनॉमिक पावर है, इस इकोनॉमिक पावर गिव इट्स इन्फ्लुएंस इन एशिया एंड अफ्रीका. जो ईयू का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं है, दैट इज एक्सटेंडेड टू एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट. नाउ देखते हैं कि अब ईयू इकोनॉमिक यूनियन से चेंज होके, ट्रांसफर होके, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल यूनियन. ये पॉलिटिकल यूनियन बन चुकी है. अब ये सिर्फ एक इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है. तो ये भी आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. वैसे ये आपके 6 मार्क्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं.
इकोनॉमी को हमने अलग डिस्क्राइब करना है, पॉलिटिकल को अलग डिस्क्राइब करना है और मिलिट्री पावर को अलग से देना है। लेकिन इसका एक सब यूनिट, सब टॉपिक अलग से आ सकता है, एक्सप्लेन हाउ EU इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिटिकल यूनियन फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, द यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। होप आप इसको मीनिंग समझ आ गया होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक नहीं है, अब इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता जा रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसे इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स? एज बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स यू मस्ट नो दिस फैक्ट। यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया था एक नेशन स्टेट की तरह, कंबाइंड स्टेट है, नेशन स्टेट सबका अपना कंबाइंड एक सिंबल है, नेशनल एंथम है, इनका अपना एक चार्ट है, अपना एक फ्लैग है और अपनी एक करेंसी है। तो अब ये क्या बन गई, एक नेशन स्टेट बन गई। अब इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने चार्टर में इसके खुद के रूल्स लिख लिए, खुद का फ्लैग बना लिया, ठीक है। इन सब की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक नेशन स्टेट बन गई जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा इनके जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, इन सब का जो फॉरेन ट्रेड है और इनकी फॉरेन पॉलिसी है वो नियर अबाउट एक है। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड एंड सिक्योरिटी, ये पॉलिटिकल व्यू से सब क्या है, ये कंबाइंड है, एक दूसरी नेशन के साथ ये डील करते हैं और उनके साथ ये क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। यूरोपियन यूनियन हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट दिस लाइन यू ऑल्सो कैन ऐड इन द फीचर्स। अगर EU के फीचर्स आ जाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसको थोड़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक बार फिर से आपको इसकी ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है और इसका इन्फ्लुएंस इसकी नेबरिंग कंट्री एशिया और अफ्रीका तक है। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दिस लाइन बिकॉज इट मे कम एज द 1 मार्क क्वेश्चन। ये एक्चुअली इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, जैसे आजकल CBSE की पैटर्न चेंज हो गई है, तो यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, दैट यूरोपियन यूनियन हैज इंक्रीज्ड इट्स influence over the neighboring country that is dash and dash, that is Asia and Africa. Okay, और जो इसके functions हैं as an important block, जैसे पहले हमारे 2 ब्लॉक थे USA एंड USSR, अब EU क्या बन गया, एक थर्ड ब्लॉक बन गया। ओके, सी द स्पेलिंग ऑफ ब्लॉक। अपने ब्लॉक के स्पेलिंग बहुत केयरफुली लिखने हैं स्टूडेंट्स। ऑफन दिस मिस्टेक इज सीन इन द एग्जाम। स्टूडेंट्स क्या इसको स्पेल करते हैं BLOCK? नो, दिस इज BLOC, ब्लॉक। तो ये थर्ड एक तरह का इंटरनेशनल ब्लॉक बन गया। अब दोबारा से आप अपने टॉपिक पे आए, जो हमारा टाइटल था क्या था, न्यू पावर और न्यू अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर। तो ये नया अल्टरनेट सेंटर है, 2 सेंटर के अलावा USSR और USA के अलावा एक थर्ड सेंटर EU बन गया, जिसको हम नेक्स्ट पावर का ब्लॉक बोल सकते हैं, जिसके पास पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस EU ने इकोनॉमिकली अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया था, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन के ये सामने है इसके फंक्शन। अब देखते हैं पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक इसका इन्फ्लुएंस क्या है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटिकली इसके एक्चुअली जो इसके मेंबर्स हैं, EU के जो मेंबर्स हैं यूरोप के, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये खास मेंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दीज 2 मेंबर्स ऑफ द यूरोप, दे आर वेरी पावरफुल एज वेल एज दे आर द परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। UN सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 परमानेंट मेंबर में से 2 तो यही मेंबर हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। तो अगर परमानेंट मेंबर्स हैं तो इनके डिसीजन, इनके पास वीटो पावर्स है। तो ये मेंबर EU के मेंबर होने के साथ साथ EU की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई, क्योंकि इसके मेंबर कंट्री यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के भी परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा इनके कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो भी यूरोपियन EU के मेंबर्स हैं। तो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन जो है, इसके मेंबर्स, जो मेंबर स्टेट्स हैं, ये हमारी UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर होने की वजह से बाकी के वर्ल्ड कंट्री के ऊपर जो डिसीजंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, तो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल
जो करंट पोजीशन है ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की, और जो डिप्लोमेटिक इनके रिलेशन है दूसरे कंट्री के साथ, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, इनका ट्रेड है दूसरे कंट्री के साथ, इनके जो ट्रेड के ऊपर जो इनके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, डायलॉग विद चाइना है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, तो सब में इनको हेल्प मिलती है बिकॉज द मेंबर्स आर हैविंग द से इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी मिलिट्री, तो यो ईयू की कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस है, वो सारी क्या है वर्ल्ड की सेकेंड नंबर पे आने वाली मिलिट्री फोर्सेस, जैसे कि यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब के मिलके इन्होंने इनके जो जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, आर्सेनल्स होता है जो उनके वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इससे रिलेटेड ये सारे मेंबर्स कंबाइंड हैं, इक्वली स्पेंड कर रहे हैं ये सारे, और आपस में एक कोऑपरेशन से कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं, तो इनकी मिलिट्री फोर्स भी क्या होगी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तो इससे और भी इम्पोर्टेंस मिल गई इसको। ईयू के जो बड़े मेंबर कंट्रीज है दे आर हैविंग द पावर इन स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी उनकी बहुत प्रोग्रेस है, सो दैट्स व्हाई द ईयू इज़ मोर एंड मोर पावरफुल नाउअडेज। नाउ देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जितने भी बड़े ब्लॉक्स हैं उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हर बार ईयू को बेनिफिट नहीं मिलता। ईयू बियर्स अ कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, सारे कंट्रीज का आपस के इसके मेंबर कंट्री का कॉमन इंटरेस्ट है, बट फिर भी कई बातों में इसके मेंबर कंट्री के साथ इनकी यस नहीं मिलती, इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाती। जैसे फॉरेन रिलेशंस हैं, फॉरेन रिलेशन में जितने भी मेंबर कंट्री है सबका फॉरेन रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ एक जैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल its members like ब्रिटेन फेवर्ड द यूएस इराक इन्वेजन, जब अमेरिका ने इराक के ऊपर कब्जा किया था ब्रिटेन ने इसको फेवर किया था, ओके, जबकि बाकी मेंबर जो थे ईयू के जैसे जर्मनी, फ्रांस इसको अपोज कर रहे थे, तो इस वजह से इसके मेंबर्स में कहीं ना कुछ क्लैश आ जाता है। फॉर फ्यू टॉपिक्स few members are agreed and few members are going to oppose, so these are the limitations on the ability of EU to act as in a matter of the foreign relation and defense, तो इस वजह से कुछ ना कुछ इनकी लिमिटेशन रह जाती है। सो ये था हमारा यूरोपियन यूनियन। नाउ स्टूडेंट इन द लास्ट is a brief summary, and this last one slide is very important for 1 mark question, okay, so don't forget to revise this and don't ignore this, okay, watch the video till last, okay, and you also can revise the video, you also can see the video again and again for the better understanding। then इसके 10 historic steps हैं, important dates हैं इसके, कौन कौन से मेन स्टेप हैं, मेजर स्टेप्स हैं जिसकी वजह से ईयू की फॉर्मेशन हुई, ओके स्टूडेंट्स। सबसे पहले 1951 में क्या हुआ था, जो कोल एंड स्टील कम्युनिटी है, कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो सेट हुई थी उसमें सिर्फ 6 मेंबर थे, वो 6 मेंबर ने एक ट्रीटी साइन की रोम में जिसकी वजह से ईईसी बनाई। 1957 में उन्होंने क्या बनाई, ईईसी बनाई। तो 73 में ये सारी कम्युनिटी मेंबर्स ने मिलकर अपने आप को एक कॉमन पॉलिसी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। 79 में सबसे पहले इनकी डायरेक्ट इलेक्शंस हुई यूरोपियन पार्लियामेंट में, तो उसके बाद फर्स्ट मेडिटेरियन इनकी एनलार्जमेंट हुई। अब इसके मेंबर इंक्रीज होने शुरू हो गए, यूरोपियन सिंगल मार्केट बनी और रियलिटी में बनी, प्रैक्टिकली बनी, जो इसकी ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच थी जिसकी वजह से ये यूरोपियन यूनियन बनी। सारे मेंबर इसकी ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच उसमें नीदरलैंड में इकट्ठे हुए, तो इनकी एक करेंसी है दैट इज़ यूरो, वो सर्कुलेशन में है आज तक, प्रॉपर वो वर्क कर रहे हैं। इसके 2007 तक इसके 27 मेंबर स्टेट्स हैं, और 2009 में क्या था, एक लिस्बन ट्रीटी हुई थी जिसकी वजह से इसके कुछ जो वे हैं काम करने के कुछ तरीके, उनमें कुछ चेंजेस आई हैं। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ यूरोपियन यूनियन। होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। Again I am advising you to watch the video again and again, and one suggestion is there students, if you like the video and later on if you want to see the video again, then it is better to save this in your saving list, okay, तो सब्सक्राइब करना है, सेव करना है, दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट। लेटर ऑन आपको जो नई वीडियोज़ हैं उसकी
जो इन्फॉर्मेशन है आपको पहले मिल जाएगी। देन इसके अलावा जो आपकी सेविंग लिस्ट है उसमें से जो आपके काम की वीडियोस हैं जिसको आप दोबारा देखोगे, एग्ज़ाम टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसका लिंक सेव करो, उसको सब्सक्राइब करो और अपनी सेव लिस्ट प्रिपेयर रखो ताकि आपको वीडियोस ईजीली मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट, स्टे फिट एंड फाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट, गुड बाय।